हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वहाँ पे गवर्नेंस होता है, और कुछ कमिटीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बलवंत राय कमेटी है उनका रिकमेंडेशन क्या किया गया है और एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। बेसिकली हम थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये पंचायती राज के बारे में वैदिक एरिया में भी मेंशन किया गया था, और आपको जो है ब्रिटिश एरिया में भी इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद कई सारे कमिटीज़ बने हैं, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इसी लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट है तो आप रियल टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारे जो मैथ्स एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेटर, वो आपको फेस टू फेस जितने भी डाउट्स हैं आपके वया जूम कॉल के ज़रिए से आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे। वन ऑन वन सेशन रहेगा ये। तो जल्दी से जाइए, हमारे वेबसाइट को आप विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अपने सहूलत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस सेशन को बुक कर सकते हैं। और जितने भी डाउट्स हैं आपके, चाहे वो एनसीईआरटी से लेकर हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड हो, या यूपीएससी तक, जितने भी सारे एग्जाम्स, कोई भी चैप्टर हो, आप फेस टू फेस इस सेशन में अपने पर्सनल डाउट्स को क्लियर ऑन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए और इस कोर्स का लाभ उठाइए। तो चलिए, आज का हम जो टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम एवोल्यूशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली पंचायत राज सिस्टम होता क्या है दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे आपने देखा होगा कई सारे विलेजेस में इनको बनाया जाता है। एक पंचायत कमेटी बैठी जाती है, उसके मुखिया रहते हैं, और जितने भी इश्यूज है उसमें कमेटी में डिस्कस किया जाता है कि उस विलेज को प्रॉपरली कैसा डेवलप किया जाए। कोई सड़कें अगर लाना हो तो जो फंड्स ग्रांट की होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, और क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर विलेज में, एक गांव में क्या क्या चीज़ें लानी ज़रूरी है। जैसे शौचालय हो गया या फिर इंटरनेट फैसिलिटी हो गई, तो उसके हिसाब से सारा कुछ डिस्कशन ये लोग करते हैं। नथिंग बट एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं इसको। मेन मकसद यही था कि डिसेंट्रलाइज किया जाए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप इंडिया को अच्छे ग्रोथ देना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, और जितने भी विलेजर्स हैं, गांव वालों को डेवलप करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डिवाइड इनटू द स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स। तब जाकर काम आसान होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी हर जगह, तो उसकी नज़र नहीं होगी। क्योंकि मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन विल लिव इन रूरल एरियाज। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 35% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में रहती है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन, तो मेजर चंक जो है पॉपुलेशन का, वो आपको विलेजेस में मिलता है। अगर विलेज डेवलप हो गया, देन अवर इंडिया, और जो इकोनॉमी है, ऑटोमेटिकली विल डेवलप, राइट। तो उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए और किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, चाहे वो जुडिशरी को ले लीजिए आप, या फिर स्कूल्स वगैरह ले लीजिए, उनको किस तरह से तरक्की प्रोवाइड किया जाए, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम है। और इसकी वजह से ही क्या है, पंचायती राज सिस्टम जो है लाया गया है। बेसिकली इनका काम यही है कि इनके जितने भी लोकल अफेयर्स हैं उसको आप जो है फोकस में रखते हैं ये लोग। और इनके जो मेंबर्स रहते हैं कमेटी के, वो भी आपको इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, राइट। आपने देखा होगा मेयर के इलेक्शन चलते हैं और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन चलते हैं, राइट। तो इनको भी इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। इट्स अ कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो चलिए इसका एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। क्या पंचायती राज सिस्टम जो है, क्या हाल ही में इसको लाया गया था, या इसके ट्रेसेस क्या है हम लोगों को एशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री में पाए जाते हैं। तो आज मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। तो बेसिकली इट इज़ नॉट एनी पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडिया, कोई भी नहीं है ये। बट हावेवर, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, उसके बारे में कमिटीज़ बनाए गए हैं। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, राइट, और कई सारे कमिटीज़ बनाए गए हैं। उन्होंने क्या सजेस्ट किया, वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट था, कोई नया कॉन्सेप्ट इन्होंने लेकर नहीं आए थे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है आपको एशियंट इंडिया से चलता आ रहा है, राइट। जो पंचायत जो है यूजुअली वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है। आपने कई सारे ओल्ड मूवीज़ में देखा होगा कि किस तरह से एक पंचायत बुलाई जाती है और क्रिमिनल्स को सज़ा दी जाती है, राइट। आपने देखा होगा कई सारे मैरिजेस करवाए जाते हैं, तुड़वाए जाते हैं, कई सारे सीरियल्स और मूवीज़ में दिखाया जाता है।
बट एनी हाउ, अगर आप देखें इस एवोल्यूशन के, तो वैदिक एरा से इस एवोल्यूशन का जो हुआ है। सो आप अगर ओल्ड संस्कृत जो स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पे अगर देखें, तो वहाँ पे पंचायतन बोल के वर्ड मेंशन किया हुआ था। सो पंचायतन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ 5 पर्सन समझ लीजिए आप, राइट। ग्रुप ऑफ 5 पर्सन रहते हैं, उसका एक मुखिया रहता है। तो उस समय एक स्पिरिचुअल मैन को बनाया जाता था हेड ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से हम लोगों को मिलता है। और ऋग्वेदा में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आपने एंशंट इंडिया पढ़ा होगा तो उसमें सभा आपने सुना होगा, समिति, विधाता, ये सारे सब आपको लोकल सेल्फ यूनिट्स के नाम से कहा जाता है, राइट। और ये जब भी आपको ये समिति पढ़े तो दिस आर ऑल का डेमोक्रेटिक बॉडीज। तब भी लोग इनको इलेक्ट किया जाता था, राइट। जो भी राजा थे उनके द्वारा इसको अप्रूवल करवा के और कई सारे डिसीजंस, फंक्शंस ये लोग किया करते थे। सो वैदिक एरा में अगर ऋग्वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। सभा उसके बारे में मेंशन है, समिति मेंशन किया गया है, विधाता, ये सारे आपको लोकल सेल्फ यूनिट्स कहा जाता है, राइट। उसके बाद अगर आप थोड़ी दिन के बाद अगर आप देखें तो थोड़े दौर पास हो, नॉट दिन, सॉरी, थोड़े दौर के बाद अगर आप देखें तो महाभारता में भी इसके बारे में मेंशन किया गया था। वो उस जमाने में जो है लोग ग्रुप्स में बनाते थे विलेजेस को, राइट। ग्रुप ऑफ 10 होता था एक स्मॉल विलेज, उसके बाद ग्रुप ऑफ 20, इट्स ऑल्सो स्मॉल विलेज, उसके बाद उसको इंक्रीज करके 100 कर दिया गया, उसको इंक्रीज करके 1000 कर दिया गया, राइट। सो वहाँ पे जो इन ग्रुप्स को हेड करने वालों को क्या कहते थे, ग्रामिक कहते थे। सो ग्रामिक वाज द चीफ ऑफिशियल ऑफ द विलेज। जिस तरह से अभी पंचायत कमेटी के जो हेड रहते हैं, तो उसी तरह उस जमाने में ग्रामिक कहा जाता था उनको। और दशप अगर आप कहें, दशप वाज द चीफ ऑफ 10 विलेजेस। 10 विलेजेस को ग्रुप जो है उसको दशप कहा जाता था। ये सब महाभारत में मेंशन है आपको। और शतग्रमपति, शतग्रमपति का मतलब ये है कि वो चीफ ऑफ 20 विलेजेस होंगे, राइट। 20 विलेजेस के हेड होंगे। दशप को 10 विलेजेस, और ग्रामिक इज अ ऑफिशियल विलेज, ऑफिशियल हेड ऑफ द विलेज, राइट। तो इनकी जिम्मेदारी यही थी कि लोकल टैक्सेस से कलेक्ट करते थे, और वहाँ पे जो डिफेंस था वो भी संभाला जाता था इन्हीं के द्वारा। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, कई सारे फॉरेन एलिमेंट्स, कई सारे अदर ट्राइबल पीपल इनको ऑक्यूपाई करने के लिए आते थे। सो दे मस्ट मेंटेन द डिफेंस फोर्सेस, ताकि उन लोगों से लड़ सके, अपना कल्चर को बचा सके। सो इनका मेन मकसद यही था कि लोकल टैक्सेस कलेक्ट किया जाए, और सारा टैक्स जो आता था इन लोगों को, दे विल स्पेंड ऑन द डिफेंस ऑफ देयर विलेज, राइट। अगर एंशिएंट पीरियड की बात करें तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र, एक वेरी फेमस बुक है, इन्होंने इनके द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है वहाँ पे जितने भी टाउन्स थे वो एक स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड होके थे, और उनका जो चीफ था वो नागरिक था, ठीक है। और लोकल बॉडीज जो है वो फ्री थे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस समझ लीजिए अब रॉयल इंटरफेरेंस, राइट। सो अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तब तो किंग रूल किया करते थे। तो लोकल बॉडीज आर फ्री फ्रॉम दिस रॉयल इंटरफेरेंस। उनको कोई तरह का प्रेशर नहीं था, उनको सिर्फ फंड्स प्रोवाइड किए जाते थे। अपने जितने भी इश्यूज है, फंक्शन है, वही खुद कैरी आउट किया जाता था, राइट। उसके बाद मौर्यन पीरियड आया, पोस्ट मौर्यन पीरियड भी आया, राइट। पोस्ट मौर्यन पीरियड में ये कहा जाता है कि जैसे नागरिक एक ऑफिशियल हेड था विलेज का, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद ग्रुप ऑफ मेन हेड करने लगे। काउंसिल ऑफ मेन, जैसे आप आज जी का एग्जांपल ले लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह से राय मशवरा करके एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न के बाद क्या हो गया, काउंसिल ऑफ एल्डर्स को बनाया गया है, कमिटी को। तो इनका मकसद यही है कि कोई भी इशू आन दे डेवलपमेंट के रिलेटेड, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्रिमिनल रिलेटेड, जुडिशरी रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड, तो ये सारे लोग, 5 लोगों की कमेटी रहती थी, वो लोग आपस में डिस्कस करके फाइनल एक डिसीजन पे आया करते थे। इससे पहले क्या था, इससे पहले सिर्फ एक चीफ ऑफिशियल था। ऋग्वेदा में अगर आपने देखा होगा, जब से मैंने बताया आपको, तो चीफ ऑफिशियल के द्वारा ही सारे जजमेंट पास किए जाते थे। बट हाउएवर मौर्यन पीरियड आया, उसके बाद ग्रुप ऑफ एल्डर्स को बनाया गया था, राइट। तो उसके बाद गुप्ता पीरियड में भी इसी तरह से कंटिन्यू किया गया है, और कई सारे नॉमेनक्लेचर आपको बदलते हुए दिखेंगे दोस्तों। बट हाउएवर कॉन्सेप्ट आपको बेसिक यही है कि लोकल टैक्सेस को कलेक्ट किया जाए, लोकल गवर्नमेंट एक सेल्फ गवर्नेंस हो वहाँ के लोगों के लिए, राइट। उनकी डिफेंस बनी रहे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो। कॉन्सेप्ट और एम सब लोगों का एक ही मकसद था। चाहे आप ऋग्वेदा ले लीजिए, महाभारता ले लीजिए, ब्रिटिशर्स तक, इवन आज तक भी वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट, पर हाउएवर नॉमेनक्लेचर बनता रहा, बदलता रहा, राइट। सो गुप्ता पीरियड में अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो है उसको वैश्यपति कहा जाता था, वैश्यपति।
मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी के बुक में क्लियरली मेंशन था। तो उसके बाद भाई कई सारे जो है मिडिवल पीरियड आया, मुगल्स रूल किए, उसके बाद दिल्ली सुल्तनत का रूल किया गया। उन्होंने कई सारे अपने अपने नाम निकाले। मुकद्दम हो गया, मुकद्दम जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है ना, उसे मुकद्दम कहते हैं। उसके बाद पटवारी सिस्टम, पटवारी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राइट। चौधरी हो गया, चौधरी इन द सेंस दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो तो वो रिजॉल्व करता था, नथिंग लाइक ए जज बोल लीजिए आप, राइट। इवन दो नॉमेनक्लेचर चेंज, बट हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेल्फ गवर्नेंस इन द टेरिटरी वो बाकी रहा, उनको सफिशिएंट पावर दिए गए। और बट ऑन अदर हैंड इससे क्या होता है, कैस्टिज्म फैलना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था। So, देखिए हम लोगों को क्या है, कॉइन का दोनों हिस्सा देखना चाहिए। सिर्फ अच्छाई देख के हम लोग बुराई नहीं छोड़ सकते ना, और बुराई देख के हम अच्छाई को नहीं छोड़ना है। दोनों जगह देख के हम बैलेंस व्यू लेकर चलना है। सो ड्यू टू विच क्या होता था, कैस्टिज्म बढ़ जाता था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम जो है वो बढ़ गया था इन लोगों की वजह से। बट एनी हाउ उसके बाद ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ, राइट। जब ब्रिटिश पीरियड आया था तो उसके वजह इनके टाइम पे क्या होता, दे विल नॉट फोकस मोर ऑन विलेज पंचायत। तो उन लोगों का मकसद यही था कि लूट ले इंडिया को, कितना माल है उतना निकाल कर लेके जाए। दे डिस्ट्रॉइंग द इंडिजिनियस आर्टिक क्राफ्ट, जो भी आर्टिशंस है, अगर आपने मॉडर्न इंडिया में देखा होगा किस तरह से वो फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो छीन रहे थे बाय इंडल्जिंग देम विद ह्यूज टैक्सेस, राइट। हेवी टैक्सेस लगाया जाता था, ड्रॉट हो या फिर फसल सीधी ना हो, फिर भी उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और उसके वजह से क्या है, कई सारे अदर सेक्टर्स अफेक्ट हो गए, आर्टिशियंस हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है अपने फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट किया करते थे इंडिया में। यहाँ से इंडिगो लेके जाते थे, इंडिगो आपने सुना होगा, इंडिगो प्लांटेशन रिवॉल्ट भी हुआ था। ज़बरदस्ती सी यहाँ के फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए कहते थे वो लोग। फिर इसके बाद इसे एक्सपोर्ट करके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ करता था, जब यूरोप में जब स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो लोग सारा माल फिर इंडिया में ही डंप करते थे, यहाँ पे बेचते थे। तो लोकल गुड्स के पर बहुत सारा इफेक्ट हुआ इनको। आर्टिशंस अपनी जो है जॉब लॉस हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स जो है मार खा गए, और इन लोगों का फोकस विलेज पंचायत में बहुत ही कम था। बट एनी हाउ कई सारे ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस देने के लिए शुरू किए थे। जैसे मायोस रेजोल्यूशन हो गया, 1870 में लाया गया था, ताकि लोकल इंस्टीट्यूशन को फिर से पावर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए, राइट। और इन्होंने एक 1870 में अर्बन म्यूनसिपालिटीज का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, जो अर्बन में जो म्यूनसिपालिटीज हैं, वो 1870 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो दिस आर द फ्यू बेसिक जो मैंने आपको बताया, एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, राइट। अगर आपको नोट डाउन कर रहे हैं नोट्स, तो एक छोटे से पॉइंट्स में आप लिख ले सकते हैं, ताकि जब भी आपको एग्जाम में आए तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको मेंशन करें, एज ए रेफरेंस के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कमिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है कुछ 4 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई, किस तरह से हम लोकल गवर्नेंस को डेवलप किया जाए। वन बाय वन हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, वेरी फेमस कमेटी है, जिन्होंने नींव डाली, हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस, राइट। कई सालों से हम लोगों को ज़रूरत थी एक स्ट्रक्चर चेंज हो, ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए सेल्फ गवर्नेंस का। तो दे आर द बेसिक फाउंडेशन, दे ले डाउन द बेसिक फाउंडेशन बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद उसको ओवरकम किया गया था अशोक मेहता कमेटी ने, उन्होंने भी कई सारे रिकमेंडेशन किए। उसके बाद जीवी के राव कमेटी आई, और लास्ट में जो एल.एम. सिंघवी कमेटी। इसका रिकमेंडेशन और इसके जो पॉलिसी है, इसका फॉर्मेशन डेट है, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू के टाइप में क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो इस कमिटीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। किस कमेटी ने क्या क्या कहा है कि किस तरह से डेवलप किया जाए, 3 टायर हो गया, 2 टायर हो गया, तो ये आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, कन्फ्यूजन मत होइए आप, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप नोट्स बनाते जाइए, साइड में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट कमेटी जो है बलवंत राय कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कमेटी को जो है 1957 में बनाया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 10 साल के बाद इस कमेटी को लाया गया था। तो उनका मकसद यही है कि जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बेटर वर्क कैसे करें, राइट। उस वक्त तो गवर्नमेंट का जो प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान भी स्टार्ट हो चुका था, एंड सेकंड 5 ईयर प्लान उनका फोकस मेनली लोकल गवर्नमेंट के पर था,
राइट, एंड दे वांट कि किस तरह से इनको बेटर वर्क किया जाए, तो उसके तहत बलवंत राय साहब को जिम्मेदारी दे देगी कि आप एक कमेटी बना दी जाए और उनके जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को बनाया जाए। अभी अभी हम फॉलो करते हैं ना 3 टायर सिस्टम, तो उस सिस्टम को फॉलो करें। ग्राम पंचायत हो लोकल लेवल में, उसके बाद पंचायत समिति हो, उसके बाद जिला परिषद हो। राइट, सो पंचायत समिति जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जिला परिषद जो है एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी, इन्होंने कहा था ये। राइट, और जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह हम लोगों को डेमोक्रेसी मेंटेन करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है हम कंटिन्यू करना है। तो इन्होंने इसीलिए ये भी सजेस्ट किया कि जो भी कमिटीज आप बना रहे हैं, जो भी आप जिला ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, जितने भी हेड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू सेलेक्ट थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सजेस्ट किया गया था जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए। राइट, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा दोस्तों। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आप देखते हैं अभी, सो ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो आप जानते हैं, इज एन आईएएस ऑफिसर, तो ही मस्ट बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। राइट, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी आप पावर दे रहे हैं, जो भी आप काम दे रहे हैं ग्राम पंचायत को, तो उन लोगों को विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ दीजिए और प्रॉपर फंडिंग के साथ दीजिए। और उसके बाद देर मस्ट बी नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो मैंने आपको बताए हैं अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कमेटी है अशोक मेहता कमेटी। सो इन्होंने भी कई सारे रिकमेंडेशंस लाए हैं। इनको कब फॉर्म किया गया था? 1977। तो इनका भी मकसद यही था कि पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जाए। और बट डिफरेंस देखिए आप, बलवंत राय कमेटी ने 3 टायर सिस्टम को रिकमेंड किया, बट इन्होंने 2 टायर सिस्टम को। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग या फिर एमसीक्यू टाइप में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 2 टायर सिस्टम रहना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में और एक मंडल पंचायत, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिलाकर एक कमेटी बनाइए आप, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ताकि उसको मॉनिटर कर पाए, एक जिला परिषद हो। तो उन्होंने ग्राम पंचायत को निकाल दिया गया था इसमें से। राइट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन रहेगा, और जिला परिषद जैसे मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई थी जिला परिषद को। कुछ डिफरेंस मिला आपको? पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई थी बलवंत राय कमेटी के तहत। राइट, ग्राम पंचायत जो है, पंचायत समिति जो सॉरी जो पंचायत समिति है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने को कहा था, और जिला परिषद को एडवाइजरी बॉडी। बट अगर आप अशोक मेहता में देखें तो जिला परिषद ये कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव बॉडी, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस हैं वो आपको जिला परिषद के द्वारा किए जाए, ऐसा कहा था अशोक मेहता कमेटी ने। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, डिफरेंस आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसीलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आपको एक माइंड में बैठ जाए। डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन से दे आपको। राइट, तो नेक्स्ट है जीवीके राव कमेटी। इसको अपॉइंट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा इन 1985 में। अशोक मेहता कमेटी 1977 में, एंड जीवीके राव कमेटी जो है 1985 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो इनका मकसद यही था कि ग्रास रूट जो है उसको जितना भी डेवलप किया जाए, उसको स्ट्रेंथ किया जाए। राइट, और इन्होंने ये देखा कि डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट लेवल में सीधा देखने को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ड्यू टू ब्यूरोक्रेटाइजेशन। राइट, उसके बाद इन्होंने भी उस देखकर रिकमेंडेशन किया है जिला परिषद जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और एक नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी कहा है इन्होंने। सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, ताकि जितने भी काम ये लोग कर रहे हैं उसके अंडर रिपोर्ट पेश की जाए। एंड ही विल बी द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद की पोस्ट भी इन्होंने बनाने के लिए कहा है। और इलेक्शंस जो है पंचायती राज सिस्टम हर 5 साल को रेगुलेट करे, ये भी इन्होंने बताया। आगे हम जाकर जब पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था। राइट, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, उसके क्या इश्यूज हैं और क्यों लाया गया था ये एक्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारा कुछ एक ही लेक्चर में अगर ला देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इट विल क्रिएट बोर कि कंटिन्यू अगर सुनेंगे तो बोर हो जाएगा आपको भी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले हिस्ट्री पार्ट आपको बता दी, और सम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं
इसके पर मैं आज का लेक्चर लाया हूँ। सेकंड टाइम जब मैं लाऊंगा तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसको एस्टैब्लिश किया गया था और क्या क्या प्रोविजंस उसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, राइट। फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे यूपीएससी, चाहे एसएससी, बैंकिंग, ये सारे आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यूज पे, और मेंस में भी इसको कमिटीज के बारे में पूछ सकते हैं आप। ये सारे रिकमेंडेशन अगर आप लिखें, यू विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, राइट। तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम टू बी असाइंड विद ए स्पेसिफिक प्लानिंग, उनको प्रॉपर प्लानिंग करके देनी चाहिए, राइट। और जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो जिला परिषद के द्वारा मॉनिटर किया जाए। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट। अगर आप देखें 3 कमिटीज में अब तक मैंने कॉमन पॉइंट जो ऑब्जर्व किया है कि जिला परिषद को या तो एडवाइजरी बॉडी बनाया जाता है या फिर मॉनिटरिंग के लिए दिया जाता है, यानी एडवाइजरी बॉडी, राइट, एडवाइजरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो दिस इज अ कॉमन थिंग। बट हाउएवर अशोक मेहता ने 2 टायर कहा है, बलवंत राय ने 3 टायर कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कमेटी जो है एल.एम. सिंघवी कमेटी, तो इनको फॉर्म किया गया था 1986 में। तो इनका मकसद यही था कि ऐसे स्टेप्स को सजेस्ट करें ताकि पंचायत राज सिस्टम को हम और भी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में डाल सकें और डेवलपमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया है, जो पंचायती राज सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा है। उसके बाद ही जाकर जो है अभी अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नाउ। इनके रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये सारे अमेंडमेंट एक्ट्स को लाए गए थे, ताकि एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिल जाए इन लोगों को तो उससे क्या होता है, कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इनके पास, लाइक प्रॉपर फंडिंग दी जाती है, प्रॉपर सेक्शंस रहता है बजट में लेकर इनको, लाइक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, प्रॉपर जो है रिपोर्ट्स डेवलप किए जाते हैं जब भी एक बॉडी आपको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज की जाए। एक पिक्चर में आ जाते हैं लोग। तो इन्होंने कहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज को बनाया जाए, ताकि जितने भी ग्राम पंचायत है प्रॉपर पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करें आप विलेजेस को, ताकि डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो और फाइनेंस भी की जाए। कई सारे जो स्टेट फाइनेंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको भी प्रॉपर टाइम टू टाइम फाइनेंस दिया जाए। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ एल.एम. सिंघवी कमिटी। तो बेसिकली इनका फर्स्ट पॉइंट यही था कि पंचायत राज सिस्टम को आप कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर दें, राइट। आगे चलकर हम 73rd और 74th के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या प्रोविजंस है। सो दैट्स नॉ फॉर टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है और जो कमिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिए और छोटी नोट्स बना लीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे थे वैदिक एरा को लेकर और संस्कृत स्क्रिप्चर्स को लेकर, मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर यूज़ किया था। उसके बाद गुप्तन पीरियड के बारे में हमने बात किया और मिडिवल पीरियड। उसके बाद जो है मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने किस तरह से इसको रूइन कर दिया था। तो सारा कुछ आप पॉइंट में बना लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर आंसर। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको फिर अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।